दोस्तों, आज की कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड जिसके बारे में आज देश का हर एक बच्चा जानता है। वहाँ की हरियाली, लंबे लंबे पेड़, मन को मुग्ध कर देने वाली हवाएं, वाकई सौंदर्यता का एक बहुत बड़ा परिचय है। लेकिन दोस्तों, अक्सर वहाँ पर कुछ ऐसी आत्माएं उठती हैं जिनका कोई कारण ही समझ में नहीं आता। आखिरकार ऐसी क्या वजह रही होंगी? हम ठीक इसी चीज़ की खोज में हैं। बाकी अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक कहानी आप तक अपने आप पहुंच जाए। और ठीक अगर आप ये चाहते हैं कि मैं भी आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो ठीक कहानी अजय जी ने भेजी है, क्यों ना मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊं। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अजय यादव है। मेरे पिताजी दिल्ली के हैं और मेरी माँ गढ़वाली। मैं उत्तराखंड श्रीनगर गढ़वाल में रहता हूँ। हमारे उत्तराखंड में देवताओं का स्थान है। यहाँ बहुत सारी आत्माएं उठती है जो कि शायद किसी न किसी मकसद से उठती हैं। आजकल मैं अपनी मौसी के गांव में हूँ। कहानी मेरी नानी के गांव की है, जो कि मेरी मौसी ने सुनाई थी। वो बताती है कि जब वो छोटी थी, हालांकि अब तो उनकी शादी भी हो चुकी है और उनके अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, और तो और सबसे बड़ी बात, अब तो उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए। लेकिन मौसा जी अब इस दुनिया में नहीं है। अभी 2 दिन पहले की ही बात है। ठीक मैं और मेरी बहन और मौसी के बच्चे रात को चूल्हे पर बैठे थे, तब मौसी ने हमें यह कहानी सुनाई। उन्होंने बताया यहीं पास में गांव है जिसका नाम भगवान है। ये कहानी 1987 की है। उन दिनों मेरी सबसे बड़ी वाली मौसी, उनकी एक पक्की सहेली थी जिसका नाम सुनीता था। हालांकि उस समय हमारा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन आज इतने सालों बाद मौका मिला इस कहानी को सुनने का, तो सोचा आपको भी सुनाता चलो। और ये कहानी भी मेरी मौसी जी की है, जो कि सबसे बड़ी है। उस वक्त उनकी शादी हो चुकी थी और तो और उनके 1 साल का लड़का भी था। और आप तो जानते ही हैं कि पहले गांव में लड़कियों की शादी जल्दी हो जाया करती थी, यही कोई 15, 16 या 17 साल में। अब आप ही सोचिए कितने साल पुरानी कहानी है, और मुझे आज मौका मिला आपको बताने का, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मुझे यह कहानी मिली। दोस्तों, आते हैं सुनीता पर। सुनीता को गांव में किसी से प्यार हो गया था। उसकी लाइफ बढ़िया चल रही थी। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इंसानों के बीच एक दीवार पैदा हो जाती है। एक ऐसी दीवार जिसे तोड़ना मुश्किल नहीं है, मगर उसके टूटने के बाद कई सारी चीजें बिखर भी जाती हैं। बस दिक्कत एक ही थी कि वो लड़का कास्ट में लड़की से छोटा था। और दोस्तों, उत्तराखंड में कास्ट को सबसे पहले मानते हैं। इज्जत का सवाल बन जाती है ये कास्ट जब इन चीजों के बीच में आ जाती है। खैर, एक दिन की बात है। उस दिन मेरी मौसी की सहेली और वो लड़का उत्तराखंड की मार्केट में घूम रहे थे। उसी बीच लड़की के चाचा की नजर उन पर पड़ी। उन्हें देखकर उस वक्त उन्होंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, पर जब वो लड़की घर आई तो घर आकर उसको ऐसी डांट पड़ी कि उस लड़की को समझ में ही नहीं आया। उसे घर के सभी लोगों ने डांटा, भाई, चाचा, ताऊ, सबने उसे बहुत समझाया कि ये सब ठीक नहीं है, लड़का नीची कास्ट का है, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी बदनामी हो जाएगी, बोल जाओ उसे। दोस्तों, उस वक्त वो लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस रोती रही और चुपचाप खड़ी रही। सबको लगा कि शायद इसको अपनी गलती का एहसास होने लगा है। उस दिन वो बात आई गई सी हो गई। ऐसा लगा मानो सब कुछ नॉर्मल हो गया। सब अब समझ चुके थे कि शायद इसको एहसास हो चुका है। साथ ही दोस्तों, मैं एक बार उनके घर का नक्शा आपको बता दूं। उनके घर में 4 कमरे हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर। मगर वो कमरे अगल बगल में नहीं है, बल्कि कमरे के पीछे एक कमरा है, इस तरीके से। तो ठीक उस वक्त सुनीता की माँ बाहर काम कर रही थी और सुनीता उस वक्त ऊपर के अंदर वाले कमरे में थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। दिन में चिलचिलाती धूप, एकदम शांति, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन ऊपर सुनीता ने सबसे पहले खुद को कमरे में लॉक किया। बहुत रोई, सोचने लगी कि अब क्या करें। सब लोगों ने मुझे बहुत डांटा, एक छोटी सी बात को लेकर बहुत सुनाया उन्होंने मुझे। शायद अब मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी। दोस्तों, ऐसे कई सवाल उस वक्त सुनीता के मन में चल रहे होंगे। ज्यादा ना सोचते हुए सुनीता ने खुद को मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा ली। उस वक्त उसने इतनी हिम्मत जुटाई कि आवाज घर के बाहर तक नहीं जा पाई। सब कुछ मानो खत्म सा हो गया। कुछ ही घंटों बाद जब घर वालों को लगा कि दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, तो उस वक्त मेरे नाना जी भी वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने जाकर देखा तो सब लोग दरवाजे पर लगे हुए थे। ठीक मेरे नाना जी ने भी कोशिश करी,
तब जाकर कहीं पहला दरवाजा खुला। दरवाजे के चक्कर में काफी समय लग गया। उसी बीच अंदर से रोने सिसकने की हल्की आवाजें भी आई। कश्म कहीं जाकर दूसरा दरवाजा भी तोड़ा गया। उसमें तो और भी ज्यादा समय लग गया। मतलब आप यूं समझिए, इतनी देर हो गई कि अब कुछ ही सांसें बची थी सुनीता की। सब लोग अंदर पहुंचकर हैरान। सुनीता जली हुई आखिरी कुछ सांसें लेने के बाद उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। दोस्तों, वक्त बीतता गया, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। मौसी भी इन सब के 1 साल बाद अपने मायके वापस आई। आपको बता दूं कि सुनीता उनकी सबसे बेहद और करीबी फ्रेंड थी, सबसे खास। एक दिन की बात थी, मौसी के घर आने के बाद उनकी छोटी बहन ने उन्हें दूध लेने के लिए नीचे भेजा और छोटी मौसी घास काटने के लिए चली गई। ठीक सामने पहाड़ पर उन्होंने पहाड़ से उन्हें जाते हुए देखा। यकीन कीजिएगा, वो तब तक उन्हें देखती रही जब तक कि उनकी दीदी वापस घर तक नहीं पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने घास काटना चालू किया। खैर, और कुछ ही देर में शाम हो गई। बड़ी मौसी उस समय अंदर वाले कमरे में सो रही थी। दोस्तों, अब आप यकीन नहीं करोगे, ठीक उसी लड़की की आत्मा दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसने 2 चुटिया बांधी हुई थी, देखने में कदकाठी लंबी चौड़ी। साथ ही दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग बात भी बता दूं। बात यह है कि जब भी कभी गांव के घरों में कुछ भी ऐसी हवा या साया घर में आता है, तो ठीक यदि आपके घर में कोई ऐसा हो जिसके अंदर देवता आते हैं, तो वो ऐसी शक्तियों को तुरंत पहचान लेता है और तो और एकदम एक्टिव भी हो जाते हैं। हालांकि अब हमारी नानी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उस वक्त नानी बाहर ही थी। उन्होंने भी उसे देखा और एकदम से कहने लगी कि ये बदतमीज लड़की, तू यहां कैसे आ गई। नानी ने तुरंत लकड़ी के चूल्हे से कुछ जलते हुए कोयले निकालकर हाथ में रखे, साथ ही गढ़वाली में कुछ मंत्र पढ़कर उसकी ओर फेंक कर मारे। उस वक्त घर के सभी लोग चौंक गए कि नानी को यह अचानक क्या हो गया। नानी ने सबको कहा कि जाओ अंदर जाओ, बाहर बिल्कुल मत आना। नानी ने इतना ही कहा था कि वो आत्मा वहां से भागकर घर के पीछे चली गई। वो ठीक घर के पीछे वाली खिड़की से अंदर की ओर झांकने लगी और ठीक मेरी बड़ी मौसी उस वक्त उसी खिड़की के नीचे सो रही थी। वो ठीक उन पर कब्जा करना चाह रही थी। वहीं दूसरी ओर नानी उसके पीछे भागी, सावा लेकर। सावा, इसे पहाड़ी भाषा में जंगोरा भी कहते हैं। बात करें हिंदी में, तो हिंदी में ये एक तरह के चावल जैसे होते हैं। सेम चावल की तरह ही इसकी भी खीर बनती है और तो और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो अक्सर देवताओं की पूजा में बहुत काम आता है। दोस्तों, उस दिन मेरी मौसी का कहना था कि उन्होंने पहली बार किसी परछाई को देखा, एक ऐसी शक्ल जो कि इंसानी रूप में थी। ये सब कुछ उनके और नानी के अलावा किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, बस सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगा कि अगर उस दिन नानी नहीं होती तो शायद मेरी मौसी उस समय उनके कब्जे में आ जाती। अब दोस्तों, आप ही सोचिए, 1 साल बाद भी जब ऐसा हो सकता है तो न जाने ये शक्तियां कितना इंतजार कर सकती हैं। ये कभी भी उठ सकती हैं। नहीं मालूम इनकी क्या वजह है, क्या पाना चाहते हैं, क्या इनका उद्देश्य है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ये मेरी मौसी की एकदम सच्ची कहानी है, इसीलिए मैंने आपको इस कहानी को शुरू से अंत तक उतना ही बताया जो कि जायज था। अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनिए आपने अजय जी की कहानी। इस कहानी में हमने जरा सा भी नमक मिर्च नहीं लगाया है। यह कहानी जैसे हमारे पास आई थी ठीक वैसे ही मैंने आपके सामने पेश की है। चाहता तो इसमें बहुत कुछ बदलाव कर सकता था, लेकिन नहीं, सच्ची घटनाओं को सच्ची ही रहने दे तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक इसी तरह अब मैं आपको उत्तराखंड की दूसरी कहानी सुनाता हूं। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अंशुल है। मैं उत्तराखंड के मसूरी शहर से हूं। यह घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। वैसे तो अभी मैं 12वीं कक्षा में हूं, पर मुझे घूमना बेहद पसंद है। एक दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ मसूरी की सड़कों पर घूम रहा था, तब मेरे दोस्तों के मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम किसी भूतिया जगह पर जाएं। वहां घूमने में भी बहुत मजा आएगा। दोस्तों, हम सबके सब राजी हो गए और हम सभी अपनी स्कूटी और टेंट लेकर राधा भवन के लिए निकल गए। आपको बता दूं कि मसूरी में राधा भवन को भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। खैर, जब हम सभी वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर अंधेरा छाया हुआ था। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। हम ठीक जैसे ही अंदर पहुंचे तो अचानक महसूस किया कि वहां पर कहीं ना कहीं से धुआं आ रहा था। जब हमने भवन के पीछे जाकर देखा तो वहां पर कोई अघोरी साधना कर रहा था। उसने ठीक एक लड़की को एक घेरे में बैठा रखा था और वो कुछ मंत्र पढ़े जा रहा था। उसे देखकर हम सब उस वक्त डरे नहीं, क्योंकि वहां पर ऐसा करते हुए बहुत से लोगों ने देखा है और ये बात हम सबको पता थी। खैर, हम चुपके से देखने लगे। देखते ही देखते अघोरी ने थोड़ी देर में अपने झोले से एक कील और हथौड़ा निकाला
और फिर ठीक उस लड़की के सिर पर मारने लगा। दोस्तों सच कहता हूं, यह देखकर हमारी तो जैसे आत्मा ही निकल गई हो। हम चुपचाप एकदम सुन्न वहीं खड़े रहे। हम ये साफ साफ देख पा रहे थे कि इतना कुछ होने के बाद भी वो लड़की एक बार भी कुछ नहीं बोली, जबकि उसकी आंखें खुली थी। थोड़ी ही देर में उस अघोरी ने एक विभूति निकाली और हाथ हवा में करके फूंक के साथ उसे हवा में फेंक दिया। ये देखकर हमें कुछ भी समझ नहीं आया। इसके बाद वो उठा और ठीक लड़की के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद वो वहां से एक कमरे की ओर चला गया। हम लगातार उस लड़की की ओर देखते रहे कि तभी अचानक पीछे से वही अघोरी हमारे सामने आ गया। उसे देखकर हम डर गए। मेरा दोस्त अचानक बोला कि भागो यहां से। हमने आओ देखा ना ताओ बाहर की ओर भागने लगे। जब हम ठीक भागते भागते भवन के बाहर पहुंचे तो हमने पाया कि हमारा दोस्त हमारे साथ नहीं था। उसी बीच हमें हमारे दोस्त के चिल्लाने की आवाज आई। दोस्तों हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि हम वापस अंदर जाए, लेकिन हमें एक दोस्त सबसे बड़ा था। उसने कहा मैं देखता हूं। हम सबके सब बहुत डरे हुए थे। वो धीरे धीरे अंदर की ओर गया, लेकिन इस बार रास्ता अलग था। उसने वहां पहुंचकर देखा कि मेरे दोस्त के दोनों हाथ बंधे हुए थे, लेकिन वो अघोरी उस वक्त वहां नहीं था। मेरे दोस्त ने चुपके से इशारा करके उसे अपनी ओर बुलाया। वो इतना डरा हुआ था कि अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो एक जिंदा लाश हो। 1-2 मिनट इंतजार करने के बाद जब वो अघोरी वहां पर नहीं पहुंचा तो हमारा दोस्त उसके पास गया। उसने पास में पड़ी मिट्टियों से अघोरी की अग्नि को बुझा दिया। दोस्तों यकीन करना, उसके ऐसा करते ही न जाने क्यों मेरा दोस्त होश में आ गया और बगल में वो लड़की जो बैठी थी अचानक नीचे गिर गई। बस फिर क्या था, वो दोनों भागकर बाहर आ गए। हमने तुरंत स्कूटी स्टार्ट की और बिना रुके सीधा अपने घर पर जाकर ही रुकी। अगले दिन सुबह हम दोबारा उस जगह पर गए, लेकिन उस वक्त वहां पर कुछ भी नहीं था। यहां तक कि जहां पर अग्नि जल रही थी वहां लकड़ियों के निशान तक नहीं थे। दोस्तों ये बात अगर हम किसी को भी बताते तो क्या कोई यकीन करता? और यकीन करता भी तो कैसे? वहां ऐसे कुछ सबूत थे ही नहीं। बस दोस्तों इस कहानी से आपको इतना ही कहूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए ऐसी हरकतें बिल्कुल ना कीजिएगा। आप सोचिए अगर वहां पर 2-4 लोग और होते तो हम लोगों का क्या होता? क्या वो हम लोगों को मार देते? सोचिए, इस बात पर जरूर गौर करना, क्योंकि इस कहानी को सुनाने का सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि हमें ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए जहां भूत प्रेत हो या ना हो, मगर चोर और लुटेरे भी तो हो सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी उत्तराखंड की 2 कहानियां। जैसा कि मेरे पास इस बार संडे से पहले ही कुछ 3-4 कहानियां आई थी, लेकिन इसमें से 2 कहानियां उत्तराखंड की थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्पेशल उत्तराखंड के ऊपर ही ये कहानी बनाऊं। बाकी स्टोरी संडे को करते हैं। इससे होगा ही कि एक तो कहानियां जल्दी मिलेंगी, ऊपर से मुझे थोड़ा और समय मिल जाएगा संडे के लिए लॉन्ग स्टोरी बनाने का। बस आप इसी तरह प्यार बरसाते रहें, क्योंकि मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।